So today we are going to start with the new chapter which is structural organization in animals. इससे पहले मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कवर कर दिया है. अगर आपने वो चैप्टर समझना है तो आप मेरी वो वाली वीडियोस रेफर कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की कैसे एक जो एनिमल की बॉडी है वो किस तरह से किन किन चीज़ों से ऑर्गेनाइज्ड है. हम सबको पता है सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़. टिश्यूज़ क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स. ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम. फिर ऑर्गन सिस्टम हमारी पूरी बॉडी बना देंगे. ये पूरी सीरीज़ आपको क्लियर है. फिर हमें पता है टिश्यूज़ होते क्या हैं. टिश्यूज़ आर द असेंबलेज ऑफ सेल्स एंड इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. हमारे पास जो टिश्यूज़ होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, बस सेल्स से, विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर. और उनके बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. नाम से क्लियर है, इंटरसेलुलर. सेल्स के बीच बीच में जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, मैट्रिक्स मीन्स ग्राउंड सब्सटेंस, ये सेमी फ्लूइड होता है. तो ये चीज़ क्लियर है कि हमारी बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज्ड है. सेल से फिर वो टिश्यूज़ बनते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेंगे और फिर हमारी पूरी बॉडी बनेगी. अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कौन सा, क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हमारे पास जो एनिमल टिश्यूज़ हैं वो 4 टाइप्स के हैं. हमारे पास कितने टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, 4 टाइप्स के. epithelial, connective, muscular and neural tissues. So these are the 4 types of tissues. अब ये मैंने क्या लिखा है, ये है कि वो कौन कौन सी जर्म लेयर से ओरिजिनेटेड है. अब जो फर्स्ट वाला है एपिथेलियल टिश्यू, वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, इनसे ओरिजिनेटेड है. अब सबसे पहले मैंने बताया कि जो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू है ये इन तीनों जर्म लेयर से ओरिजिनेटेड है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म. अब सबसे पहले जर्म लेयर क्या होता है. जर्म लेयर भी ग्रुप ऑफ सेल्स ही होते हैं, पर किसमें, एम्ब्रियो में. एम्ब्रियो में ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो बाद में आगे बाकी सभी टिश्यूज़ को फॉर्म करते हैं. तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो इन तीनों जर्म लेयर से ही ओरिजिनेटेड होता है. वो एक्टोडर्म से, एंडोडर्म और मीजोडर्म, इन तीनों से ही बना होता है. मैं दोबारा बोल रही हूँ, जर्म लेयर क्या होती हैं, ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये जर्म लेयर्स हैं. जर्म लेयर होती क्या है, जर्म लेयर भी ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं एम्ब्रियो में. ये पंच वर्ड है कि वो एम्ब्रियो में प्रेजेंट होते हैं जिससे बाकी के ऑर्गन्स या टिश्यूज डेवलप होते हैं. तो यहाँ पर जो एपिथेलियल टिश्यू है वो इन तीनों जर्म लेयर से ओरिजिनेटेड है. कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्म में ओरिजिनेटेड है, मस्कुलर टिश्यू भी मीजोडर्म से, न्यूरल टिश्यू एक्टोडर्म में ओरिजिनेटेड है. ये क्लियर है. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला टिश्यू विच इज़ एपिथेलियल टिश्यू. अब हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप्स के हैं, सिंपल एपिथेलियल एंड कंपाउंड एपिथेलियल. सिंपल एपिथेलियल मतलब कि जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, एंड कंपाउंड जिसमें 2 और मोर लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगी, दैट इज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. ये पिक्चर दिख रही है, यहाँ पर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, दिस इज सिंपल एपिथेलियल. यहाँ पर एक से ज़्यादा लेयर ऑफ सेल्स एक दूसरे के ऊपर है, दिस इज कंपाउंड एपिथेलियल. एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस देख लेते हैं. जो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू होता है, मैंने यहाँ लिखा तो है प्रोटेक्शन, बट इसका जो हमारे पास जो प्रोटेक्शन में ये कैसे हेल्प कर रहा है. अब हमारे पास जो स्किन है ऊपर, वहाँ पर भी एपिथेलियम प्रेजेंट है, तो वो हमारा प्राइमरी बैरियर की तरह एक्ट करता है ना, कि कोई भी ऐसे सब्सटेंस हमारी बॉडी के सीधा अंदर ना चले जाए. तो यहाँ से आप याद रख सकते हो प्रोटेक्शन में मदद कर रहा है. डिफ्यूजन में, अब डिफ्यूजन कैसे हम आगे पढ़ेंगे. सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं वो हमारे पास एल्वेलाई में प्रेजेंट होते हैं, तो उससे गैस एक्सचेंज बहुत ईजिली हो जाती है. मतलब कि जो एपिथेलियम है वो डिफ्यूजन में भी हेल्प करती है, एब्डॉप्शन में जैसे जीआई ट्रैक्ट में. तो दीज थ्री आर द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. प्रोटेक्शन जैसे स्किन में, डिफ्यूजन जैसे एल्वेलाई में, एंड एब्जॉर्प्शन जैसे जीआई ट्रैक्ट में. What are the features of epithelial tissue? फर्स्ट फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. अगर आपसे कोई पूछे कौन से टिश्यूज़ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले बनते हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू इज द आंसर. अब इनमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं. अब आपने देखा होगा नेल्स के पास कई बारी जो स्किन होती है
बड़ी हार्ड होती है। अब आप उसको आराम से अगर आप उसको निकाल भी दोगे तो बिल्कुल खून नहीं निकलता। तो वहाँ पर क्या होता है, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। ऑब्टेन, अगर अब इनके पास ब्लड वेसल्स एब्सेंट है तो ये अपनी नरिशमेंट कैसे लेते हैं? ऐसे तो ये डेड ही हैं, मतलब पर वो एक्चुअल में डेड तो नहीं है ना। अगर उनके पास ब्लड वेसल्स नहीं है तो फिर वो नरिशमेंट कहाँ से ले रहे हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन से। हमेशा याद रखना है, एपिथेलियल टिश्यूज जहाँ पर होंगे उनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ सेलुलर, इट इज मेड अप ऑफ बेसल लैमिना एंड फाइब्रस लेयर और रेटिकुलर लैमिना। बेसमेंट मेम्ब्रेन सेलुलर नहीं है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये दो लेयर्स की बनी है, बेसल लैमिना की और रेटिकुलर लैमिना की। अब ये देखो, यहाँ पर जो ये वाले हैं ये सेल्स, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये एपिथेलियल टिश्यू है। इसके नीचे जो ये ग्रे कलर की है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये बेसमेंट, अब एपिथेलियल टिश्यू के पास ब्लड वेसल्स नहीं है तो ये नरिशमेंट कहाँ से ले रहे हैं? इससे, इसके नीचे जो प्रेजेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर? अब ये देखो, एपिथेलियल टिश्यू, दिस इज बेसल लैमिना, दिस इज रेटिकुलर लैमिना। अगर आपको क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो कि जो बेसल लैमिना है वो एपिथेलियल टिश्यू के पास प्रेजेंट है, रेटिकुलर लैमिना नीचे कनेक्टिव टिश्यू वाली साइड प्रेजेंट। आप ये भी बता सकते हो बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो कंपोनेंट है, एपिथेलियल टिश्यू की साइड बेसल लैमिना है और कनेक्टिव टिश्यू के साइड हमारे पास रेटिकुलर लैमिना होती है। तो ये आप याद रखोगे, सबसे ऊपर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसके नीचे हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और उसके नीचे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब हम आगे टाइप्स पढ़ेंगे। हमने पहले देख लिया एपिथेलियल टिश्यू टू टाइप्स के हैं, सिंपल एपिथेलियल, कंपाउंड एपिथेलियल। अब इनकी फर्दर भी डिवीजन है। अब सिंपल एपिथेलियल में हमारे पास आते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। अब ये अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो आपने ये जो मैंने पिक्चर्स लगाई हैं इनकी, आपने यही याद रख लेनी, आप इससे ही पॉइंट्स बना सकते हैं। अब जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि वो फ्लैट सेल्स हैं, दिख रहे हैं कि वो फ्लैट सेल्स है ना, विद इरेगुलर बाउंड्रीज। अब यहाँ पर तो फिर भी ये कुछ स्क्वायर शेप लग रहा है, ये कुछ रेक्टेंगुलर लग रहे हैं, पर ये इरेगुलर बाउंड्रीज वाले हैं सिंपल स्क्वैमस। एक तो ये फ्लैट है, एक इनकी बाउंड्रीज इरेगुलर है। अब जो सिंपल स्क्वैमस है, अब मैं आपको फंक्शन ऐसे याद करा दूंगी कि देखो इसका फंक्शन मैंने क्या लिखा है, डिफ्यूजन। अब ये इतने ज़्यादा पतले हैं, फ्लैट है, तो ऑफ कोर्स इनमें से एक्सचेंज बहुत ईजिली हो जाएगा। तो याद रख लेना सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन। फाउंड इन, अब ये कहाँ पर होंगी, ब्लड वेसल्स की वॉल में, वहाँ पर भी मिनरल्स या गैसेस एक्सचेंज होनी है वहाँ पर। बोमेंस कैप्सूल में, वहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, वहाँ पर भी। नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये नाम से क्लियर है, वहाँ पर फ्लैट सेल्स है, यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम के केस में क्यूब लाइक सेल्स है। यहाँ इनका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब ये थोड़े से मोटे मोटे हैं, क्यूब लाइक हैं, तो आप ये याद रख सकते हो सिंपल कॉलमनर के भी और सिंपल क्यूबॉइडल में भी इन दोनों का फंक्शन ही कॉमन है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिंपल स्क्वैमस के केस में फंक्शन क्या था, डिफ्यूजन, इन दोनों के केस में फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्योंकि अब ये खुद ही देख लो, इतने ये वो तो फ्लैट थे पर ये तो मोटे हैं, इनकी थिकनेस ज़्यादा है, तो ये तो डिफ्यूजन नहीं करा सकते, तो बचे हुए फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जहाँ पर ग्लैंड्स के केस में सिक्रीशन करवानी है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के केस में एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन। ये जो कोलमनर सेल्स है, हमने क्या, ये टॉल एंड सिलेंडर सेल्स हैं, इनका भी फंक्शन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। दीज आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड अगर इनका सरफेस फ्री है तो उस पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो सकते हैं। आप एक बार ये स्लाइड रिवाइज कर लो। हमने कहा कि जो सिंपल एपिथेलियम है वो तीन तरह के है, क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कोलमनर। जो स्क्वैमस है वो पिक्चर में दिख रहा है, फ्लैट है, इरेगुलर बाउंड्रीज है, वो फ्लैट हैं, पतले हैं, इसलिए डिफ्यूजन करवा सकते हैं, उनका मेन फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन। इसलिए वही आप
उनकी लोकेशन याद कर लेना। नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल, ये क्यूब शेप्ड सेल्स है, इनका और कोलमनर का फंक्शन सेम है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। आई थिंक ये स्लाइड अब क्लियर है। If cuboidal or columnar cells bear cilia, they are called as ciliated epithelium. वो कह रहे हैं अगर क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स के पास सीलियास प्रेजेंट है तो फिर उनको क्या कहते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम। फंक्शंस, मूव पार्टिकल्स एंड म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। अब सिलिएटेड एपिथेलियम का क्या ही फंक्शन होगा, नाम से क्लियर है, अगर उनके पास इतने इतने बड़े सीलियास प्रेजेंट है तो वो क्या है, वो थोड़ी सी मोबिलिटी प्रोवाइड, अगर कोई भी पार्टिकल उनके ऊपर से निकलेगा तो वो उनको मोबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, आगे आगे उनको प्रोपेल करेंगे, मूव करेंगे। सो फंक्शन क्या है सिलिएटेड एपिथेलियम का, पार्टिकल्स को मूव करेगा, म्यूकस को मूव करेगा इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। लोकेशन ब्रोंकियोल्स में एंड फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब के केस में किसको आगे आगे मूव करेगा, यहाँ पर ये स्पर्म्स तो चलो खुद ही मोबाइल होते हैं, यहाँ पर ये ओवा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जो क्यूबॉइडल और कोलमनर एपिथेलियम के पास अगर सीलिया है तो उसको क्या कहते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम का फंक्शन क्या है, पार्टिकल्स और म्यूकस को अपने सरफेस पे मूव करवाना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ब्रोंकियोल्स में और फेलोपियन ट्यूब में। If cuboidal or columnar specialized for secretion, they are known as glandular epithelium. अगर उनके पास सीलिया से, तो हमने कहा था ये क्या है, सिलिएटेड एपिथेलियम। अगर दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर secretions, अगर वो secretions करा रहे हैं क्यूबॉइडल और कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज, फिर उनको क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम टू टाइप्स की है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी। यूनिसेलर के केस में एक इंडिविजुअल सेक्रेटरी सेल प्रेजेंट होगा और मल्टी सेलर के केस में क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे, ये भी नेम से क्लियर है। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम की एग्जांपल है गॉबलेट सेल। यहाँ पर जो एक गॉबलेट सेल है वो म्यूकस सेक्रेट कराता है, कोई भी गॉबलेट सेल इंडिविजुअली, हर एक गॉबलेट सेल यहाँ पर हमारे पास म्यूकस सेक्रेट करता है एलिमेंट्री कैनाल में लुब्रिकेशन के लिए। और जो ये सेलिवरी ग्लैंड है, इट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर जो क्यूबॉइडल और कोलमनर एपिथेलियम सेक्रीशंस कर रही हैं तो उनको क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम टू टाइप्स की है, यूनिसेलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यूनिसेलर की एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स, मल्टी सेलुलर की एग्जांपल है सेलिवरी ग्लैंड। मैं जब भी एक स्लाइड को रिवाइज कराती हूँ एक बार बस आप सुना करो, उसको साथ साथ रीड ना किया करो, ताकि आपका ध्यान एक बारी रिवीजन में ही हो बस। अब हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स। ग्लैंड्स को हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग देयर सेक्रीशंस। इसमें हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ये आपको पता ही है। एक्सोक्राइन के केस में जो सेक्रीशंस वो पोर करती हैं डक्ट्स के थ्रू, और एंडोक्राइन के केस में सीधा ही ब्लड में, ठीक है। अब जो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डक्ट्स के थ्रू रिलीज होती हैं, म्यूकस, सेलाइवा, एयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और जो सिर्फ हॉर्मोन्स ही हैं जो कि डायरेक्टली इनटू ब्लड रिलीज होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। हमने सिंपल एपिथेलियम पढ़ लिया, उसके अंदर सिंपल स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलमनर वो भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। नाम से क्लियर है, जो हमारे पास कंपाउंड एपिथेलियम है वो क्या थी, मल्टी लेयर थी। इट इज मल्टी लेयर दैट हैज लिमिटेड रोल इन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। जो सिंपल एपिथेलियम थी हमारे पास, क्योंकि वो मल्टी लेयर नहीं थी, इसलिए उसके थ्रू डिफ्यूजन भी हो रही थी, सेक्रीशन भी हो रही थी, एब्जॉर्प्शन भी हो रही थी, उसके थ्रू फिल्ट्रेशन भी हो सकती है, ठीक है। वो क्लियर है, क्योंकि वो सिंगल लेयर थी, ये चीज़ें उसके थ्रू आराम से हो सकती थी। वो आराम से सिक्रीट एब्जॉर्ब भी कर सकती है, फिल्टर भी करवा सकती है, डिफ्यूजन भी करवा सकती है, क्योंकि वो सिंगल लेयर थी। पर वो उसका मेन रोल प्रोटेक्शन में नहीं था,
क्योंकि वो इतनी पतली लेयर है, वो कैसे प्रोटेक्ट करवाएगी। पर जो कंपाउंड एपिथेलियम है, अब वो वाले फंक्शंस ये इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी। इसका मेन फंक्शन क्या? प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट है? स्किन में। स्किन प्रोटेक्शन वाला फंक्शन परफॉर्म करती है बक्कल कैविटी में, फेरिंग्स में एंड सेलिवरी ग्लैंड्स। कंपाउंड एपिथेलियम यहाँ प्रेजेंट होती हैं। अब हम पढ़ेंगे जंक्शंस। जंक्शंस क्या होते हैं? आपने कई बार ही सुना होगा जंक्शंस हम वैसे भी तो यूज़ करते हैं जब दो सिटीज़ के बीच में अगर कोई जंक्शन हो। फॉर एग्जांपल मैंने जो सुना पटना जंक्शन, तो जंक्शन क्या होता है? एक लिंक, राइट। अब दो सेल्स के बीच में जो हमारे पास लिंक है, जिसके थ्रू सब्सटेंसेस इधर से उधर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या जिसके थ्रू जो दो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनको कहते हैं जंक्शंस। These junctions play an important role in providing structural and functional link between its individual cells. अब हमारे पास 3 junctions present है: tight junctions, adhering junctions and gap junctions. सबसे पहले पढ़ते हैं टाइट जंक्शन। प्रिवेंट लीकिंग ऑफ सब्सटेंस। अब ये याद ही ऐसे रख लो कि टाइट है, अगर वो सेल्स एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से इस जंक्शन के थ्रू जुड़े हैं तो लीकेज हो ही नहीं सकती। सो इनका फंक्शन क्या है कि ये लीकिंग ऑफ सब्सटेंस को प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट आर अडहेरिंग जंक्शंस। अब ये अडहेर क्या होता है? जब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, हम कहते हैं ना अडहेर कर गई वो। परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। अडहेरिंग जंक्शन का मेन फंक्शन क्या है कि वो दोनों सेल्स को एक दूसरे के साथ अच्छे से जोड़ देगा, अडहेर कर देगा, सीमेंटिंग कर देगा उन दोनों की। ये भी नेम से क्लियर था। टाइट भी क्लियर है कि लीकेज नहीं हो देगा, एक दूसरे के साथ वो इतनी टाइटली जुड़ गए हैं। अडहेरिंग एक दूसरे के साथ उनकी सीमेंटिंग करवा देगा, जो अडहेरिंग जंक्शन है। अब गैप जंक्शन। अब अगर उनके पास थोड़ा गैप होगा, वो जो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, राइट। जो गैप जंक्शन है, दे फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। अब गैप जंक्शंस में क्या होता है कि दोनों सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसके थ्रू वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। सो इसमें मैंने क्या पढ़ाया? जंक्शंस एक तरह के लिंक्स होते हैं। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ जंक्शंस है: टाइट, अडहेरिंग एंड गैप जंक्शंस। टाइट लीकेज नहीं होने देंगे, अडहेरिंग सीमेंटिंग करेंगे, गैप कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म।